हेलो ऑल। आज आप सभी का स्वागत है इस मेरे इंटरव्यू में, जिसमें मैं अपनी प्रिपरेशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताने से पहले मैं कुछ डिटेल्स अपने बारे में बताना चाहूँगा, और साथ ही में मैं डेली नॉलेज ट्रैक का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने इस डिजिटल माध्यम से लोगों के बीच में वो हमारे इन प्रयासों को लेके आ रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम जितेंद्र वर्मा है। मैं ज्योलिकोट नैनीताल का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड से बेसिकली बिलोंग करता हूँ और एक कुमाऊनी फैमिली से हूँ। मेरे को उत्तराखंड पीसीएस में 3rd रैंक इस बार मिला है और मैं एसडीएम स्लैश डिप्टी कलेक्टर के पद पे मेरा चयन हुआ है। तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है ये, और बहुत ही यादगार और मज़ेदार जर्नी रही है। तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं उनसे मैं कहता हूं कि वो इस पे लगे रहें और अपने लक्ष्य के प्रति काम करते रहें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। इससे पूर्व में मैं पीसीएस 2012 क्रैक कर चुका हूँ, और उसमें मेरे को ज़िला पंचायत में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पे 2017 में ज्वाइनिंग मिली थी। वहाँ पे मैं 1.5 साल से कार्यरत हूँ और वर्तमान में भी कार्यरत हूँ। उसके अलावा अभी एसडीएम का रिज़ल्ट जो है वो कुछ दिन पहले आया, और उसकी स्ट्रैटेजी से ही मैं मेनली आज डील करना चाहूँगा। स्ट्रैटेजी जो है एसडीएम की या पीसीएस एग्ज़ाम की, वो 3 चरणों में होती है। सबसे पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक आपका जनरल स्टडीज़ का और दूसरा पेपर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का। समय की डिमांड को देखते हुए अब ये लग रहा है कि कई स्टेट पीसीएस ने एप्टीट्यूड टेस्ट को मैंडेटरी नहीं करा है, यानी कि अब जो आपकी प्रीलिम्स से मेंस में जाने तक की बाधा होगी वो केवल जीएस डिसाइड करेगा, और सीसेट केवल, या एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे कहें, वो एक क्वालिफाइंग पेपर होगा। तो जीएस की अगर बात करें तो जीएस के प्रश्न में उत्तराखंड में 150 प्रश्न आते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं और उन 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना होता है। मेरिट लगभग 105 से 90 अंकों के बीच में चली जाती है, जिसको अगर हम कहें मोटा मोटा 60 से 70% के बीच में प्रीलिम्स की कट ऑफ रहेगी। और इसमें 150 प्रश्न में से 20 प्रश्न इतिहास के, 20 प्रश्न लगभग पॉलिटी के, 15 प्रश्न ज्योग्राफी के, 15 प्रश्न उत्तराखंड के। यहाँ पे थोड़ा सा जोर देने का बात है कि उत्तराखंड के भी 15 से 20 प्रश्न आपको मिलते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर से 10-15 क्वेश्चन, कुछ जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन, कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स, कुछ डेट्स, कुछ इवेंट्स, ये सब चीज़ें जो है कुल मिला के हम 150 प्रश्नों तक पहुँचते हैं। तो ये तो रही प्रीलिम्स की बात। अब प्रीलिम्स की तैयारी कैसी करनी है। सर्वप्रथम जो उत्तराखंड के बच्चे हैं, जो उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिनसर और परीक्षावाणी करके 2 किताबें आती हैं। उन 2 किताबों में से प्रीलिम्स के लिए जो जो उनके चैप्टर हैं, जैसे वहाँ की डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी से मेरा अर्थ है वहाँ का सेंसस क्या है, वहाँ के लोग क्या काम करते हैं, कौन से सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, लिटरेसी रेट कितना है, सेक्स रेशियो कितना है, कौन से जनपद का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, कौन से जनपद का सबसे कम लिटरेसी रेट है। तो इस तरीके से हमें अपने फैक्ट्स और फिगर्स उत्तराखंड में कवर करने होते हैं। उसके अलावा उत्तराखंड में कौन कौन से डैम्स हैं, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन कौन सा हिस्टोरिकल डायनेस्टीज़ वहाँ पे 2 रही हैं। एक तो शाह राजा रहे हैं, चंद राजा रहे हैं, कार्तिकपुर वंश रहा है, और इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न हमें प्रिपेयर करने होते हैं। उसके अलावा उत्तराखंड के जो फेमस फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और हमारे श्रीदेव सुमन हैं, रिस्पेक्टेड श्रीदेव सुमन। उसके अलावा और हमारे कितने जनपद हैं, हेडक्वार्टर्स का है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, स्टेटहुड मूवमेंट क्या है, राजधानी कहाँ होनी चाहिए, इस तरीके के छोटे छोटे, टिहरी डैम किसने प्रपोज किया था, कब बना था, कितनी कैपेसिटी है, इस तरीके के प्रश्नों से मिलकर एक छोटा छोटा हमारा प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बनता है, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन उत्तराखंड के होते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बेसिकली आप फैक्ट्स पे और 1 मार्कर्स पे आप फोकस करेंगे। तो उसमें मुख्यतः ऐसे प्रश्न रहते हैं जो टेक्निकल बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछता है, बस उसका साल, किसके समय काल में ये चीज़ हुई थी, ये किसने प्रस्तावित किया था, ये संविधान का कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। फिर ज्योग्राफी में नदियों का संगम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जहाँ जहाँ पे हमारे पंच केदार, पंच बद्री, पंचधाम जहाँ जहाँ पे हैं, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो यह तो रही प्रीलिम्स की बात। अब प्रीलिम्स केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग नेचर
यानी कि अगर आपने प्रीलिम्स पास कर लिया तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो कई अच्छे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जर्नी प्रीलिम्स पे ही ख़त्म हो जाती है। तो मुख्यतः ये प्रयास करेंगे कि प्रीलिम्स एटलीस्ट जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो पास कर लें और उसके बाद वो मेंस एग्ज़ाम में अपीयर करते हैं। मेंस एग्ज़ाम में मैं स्पेशल फोकस देके ये कहना चाहूँगा कि मेंस उत्तराखंड में कोई भी ऑप्शनल नहीं है। यानी कि आपका जो प्योर सिलेक्शन होगा वो आपके जीएस की नॉलेज के बेसिस में होगा, कोई ऑप्शनल यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे मैं फ्रेशर्स को खासकर ये कहना चाहूँगा कि जब आपका ऑप्शनल प्रिपेयर्ड नहीं होता, उत्तराखंड में जीएस कई लोगों की अच्छी होती है लेकिन ऑप्शनल उनका नहीं प्रिपेयर्ड होता, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो उत्तराखंड पीसीएस का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शनल की ज़रूरत नहीं है और केवल जीएस के 7 पेपर्स आते हैं। तो फिर से इस बात को सभी लोग नोट करेंगे कि जीएस या ऑप्शनल का वहाँ पे कोई एग्ज़ाम टेस्ट नहीं होता है मेंस में। आता हूँ मैं मेंस एग्जामिनेशन की जीएस वाले पार्ट पे। जीएस वाला पार्ट 7 पेपरों से कंसिस्ट करता है जिसका टोटल समीशन 1500 मार्क्स का होता है। 7 पेपर, 6 पेपर तो आपके 200 नंबर के हो गए, यानी 6 गुणा 200 1200, और एक पेपर आपका 300 नंबर का होता है। और ये सातों पेपर अलग अलग चीज़ों को डील करते हैं। अब सबसे पहले मैं 300 नंबर वाले पेपर यानी हिंदी और ऐसे के बारे में बताना चाहूँगा, यानी जिसको हम पेपर 1 बोलते हैं। पेपर 1 हिंदी और ऐसे का होता है। हिंदी में करीबन 170 नंबर का हिंदी का प्रश्न पेपर आता है और 130 नंबर का ऐसे का आता है। तो पहले ऐसे को डील करते हैं। ऐसे 130 नंबर में से आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं, एक 75 नंबर का और एक 55 नंबर का। 75 नंबर का जो ऐसे होता है, 75 यानी 75 नंबर का जो ऐसे होता है वो आपका होता है नेशनल इवेंट्स को लेकर, कि मान लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट पे आ गया, पॉवर्टी पे आ गया, वुमेन एम्पावरमेंट पे आ गया, इंटरनेशनल रिलेशंस पे आ गया। ये होता है जो हमारे राष्ट्रीय इश्यूज हैं, उस पर हमारा 75 नंबर का ऐसे पूछा जाता है। उसके अलावा एक 55 नंबर का ऐसे उत्तराखंड से पूछा जाता है, यानी उत्तराखंड की सभ्यता, उत्तराखंड का लिटरेचर, उत्तराखंड का समस्याएं, उत्तराखंड में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स, ये मोटी मोटी कुछ थीम्स हैं। यहाँ पे मैं स्पेशल फोकस करके कहना चाहूँगा कि सिलेबस में उत्तराखंड के जो आयोग है उन्होंने क्लियरली मेंशन करा हुआ है कि आपको इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ऐसे पूछे जाएंगे, यानी कि आपको ब्रॉड थीम्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, आपको बस उसमें ऐसे प्रिपेयर करना है। अब मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा ऐसे के रिगार्डिंग। ऐसे में मुख्यतः लोग वुमेन एम्पावरमेंट या डिज़ास्टर मैनेजमेंट के ऊपर ऐसे लिखते हैं, जो कि एक बहुत ही सही अप्रोच है। लेकिन मैंने लास्ट टाइम अपने मेंस में इसमें लिटरेचर एक थीम चुनी थी। लिटरेचर थोड़ी सी टफ थीम थी, लेकिन ये था कि एक बार मेरा कंटेंट अगर लिटरेचर पे रेडी हो गया तो मैं उस लिटरेचर के ऐसे को बहुत आसानी से लिख पाया, जिसने मेरे आंसर को या मेरे ऐसे को बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग भी बनाया। तो ये तो रही दोनों ऐसों की बात कि आप एक राष्ट्रीय लेवल का ऐसे लिखते हैं और एक उत्तराखंड से रिलेटेड ऐसे लिखते हैं जो 130 नंबर का होता है 300 में से। ऐसे लिखने की बहुत सारी तरकीबें होती हैं। ऐसे में आप कभी आप एक कहानी से शुरू कर सकते हैं, कभी आप कोई एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए वो भ्रष्टाचार की समस्या के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है, तो आप केवल पहले एक पैराग्राफ में भ्रष्टाचार की समस्या को ना डील करते हुए केवल दूसरी समस्याओं को डील कीजिए, भूखमरी की, गरीबी की, वुमेन एम्पावरमेंट की और वुमेन के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसकी। तो आप एक एनालॉजी ड्रॉ कीजिए कि समस्याएं तो सर बहुत सारी हैं, लेकिन उन समस्याओं में से एक समस्या करप्शन भी है। या आप और तरीके का भी ऐसे का इंट्रोडक्शन आप कर सकते हैं, वो सब आप डिटेल में कई यूट्यूब पे वीडियोस हैं, उस पर आप ऐसे के प्रिपरेशन के बारे में देख सकते हैं। तो अभी तक हमने पेपर 1 के ऐसे के बारे में देखा। अब हम आगे बढ़ते हुए पेपर 1 के ही हिंदी वाले पार्ट में आते हैं। पेपर 1 के हिंदी वाले पार्ट को मैं सबसे इस एग्जामिनेशन का सबसे क्रिटिकल, सबसे इम्पोर्टेंट और ऐसा पार्ट बोलूँगा जो डिसाइड करता है कि आप फाइनल लिस्ट में होंगे या नहीं। क्योंकि मुख्यतः अगर मान लीजिए 100 बच्चे मेंस के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो करीबन 20 से 30 बच्चे केवल हिंदी का परीक्षा पास ही नहीं कर पाते, इसलिए उनकी बाकी कॉपियाँ चेक नहीं होती है। यानी कि मेंस में केवल हिंदी विषय में सेक्शनल कट ऑफ है, यानी हिंदी में आपको 35% अंक प्राप्त करने ही करने हैं, वरना आपकी बाकी कॉपियाँ जांची नहीं जाएंगी। तो अब 170 नंबर के लिए हिंदी में अलग अलग चीज़ें आपको एक मार्क्स के छोटे क्वेश्चन, संधि, समास और नाउन, संज्ञा,
और आपका ऐसे पत्र लेखन और इस तरीके के कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे गौर देने वाली बात यह है कि केवल सीधा सीधा विलोम या सीधा सीधा पर्यायवाची 1 मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा। 1 मार्क्स में पहले वो आपसे विलोम पूछेगा और फिर आपको एक लाइन बनाने के लिए देगा, और फिर पर्यायवाची पूछेगा, फिर पर्यायवाची में भी आपको एक लाइन बनानी होगी। तो उसमें क्या होता है, ये पेपर बहुत लेंदी हो जाता है ऐसे की वजह से और हिंदी की वजह से, और घंटे मिलते हैं केवल 3, मार्क्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं 300। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि हिंदी में स्पीड अच्छी हो, राइटिंग प्रैक्टिस हो, हिंदी का कंटेंट पहले ही, पत्र लेखन वगैरह पहले से ही तैयार हो, और बहुत सारी बारीकियां हैं इस विषय की जो आप धीरे धीरे प्रिपेयर करते हुए सीख जाएंगे। लेकिन फिर से मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा, हिंदी उत्तराखंड पीसीएस सेलेक्ट होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है, सबसे ज़्यादा ध्यान इसी में दिया जाना है। अब आगे बढ़ते हुए मैं पेपर 2 में डील करना चाहूँगा। पेपर 2 जिसको हम इतिहास कहते हैं, इतिहास का सिलेबस भी उत्तराखंड में बहुत लेंदी है और ये पेपर 200 मार्क्स का आता है। केवल एक हिंदी का पेपर है जो 300 मार्क्स का आता है, उसके अलावा सारे पेपर अब जितने भी आगे मैं बताऊंगा वो सब 200 मार्क्स के आते हैं। इतिहास का पेपर 200 मार्क्स का आता है, लेकिन सिलेबस अगेन बहुत सारा लेंदी है, क्योंकि ये एक तो भारत का एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री कवर करता है, और इसके अलावा उत्तराखंड का भी एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री कवर करता है। तो इतना लेंदी सिलेबस हो जाता है। पर फिर से यहाँ पे गौर देने वाली बात ये है कि ये इंटरनेशनल हिस्ट्री नहीं कवर करता है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं कवर करता है। तो इसको स्टार मार्क कर लेंगे सभी लोग कि इंटरनेशनल हिस्ट्री उत्तराखंड पीसीएस के लिए नहीं पढ़नी है। पहले मैंने बताया था कि ऑप्शनल नहीं पढ़ना है, अब मैं दूसरी चीज़ बोल रहा हूँ, अभी जो करंट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है उत्तराखंड में। तो हिस्ट्री के पेपर में आगे बढ़ते हुए एंशिएंट हिस्ट्री में आपको कुछ मोटे मोटे प्रश्न ये देखने मिल जाते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का आज की डेट में क्या प्रयोग है, गुप्ता को गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, अशोका का बुद्धिज़्म क्या था, या मुगल अकबर जो था उसका सुलह कुल की पॉलिसी क्या थी, शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तुगलक के बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या शेरशाह सूरी के बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये सब एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। मेडाइवल में भी यही सब आ गया, मैंने जो प्रश्न आपको बताए। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में 3 मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और आपका थर्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। ये तीनों मूवमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आप स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और इन सब पे पहले आप एक एक पेज तैयार कर लीजिए। आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाई नहीं करनी है, आपको पहले ये होना चाहिए कि अगर मेरे से स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर एक प्रश्न पूछ लिया गया तो क्या मैं उसको अटेम्प्ट कर पाऊंगा। पहली स्ट्रैटेजी अटेम्प्ट करने की होनी चाहिए, दूसरी कंटेंट की होनी चाहिए, और तीसरी आंसर राइटिंग की होनी चाहिए। तो इस सब चीज़ों में आपको इतिहास में करना पड़ेगा। यहीं पे इतिहास का एक सेक्शन और होता है जिसको हम उत्तराखंड का इतिहास बोलते हैं। उत्तराखंड का इतिहास के लिए एक चैनल है ऑनलाइन, आशुगी ट्रेडमार्क एम्पायर, तो वो लोग काफ़ी अच्छी वीडियो बना रहे हैं उत्तराखंड को लेकर। तो मैं कहना चाहूँगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग उनको फॉलो कर सकते हैं और राइटफुल क्रेडिट्स उन्हीं के रहेंगे। तो उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इतिहास को आपको कि यहाँ पे जो डायनेस्टी थी, शाह राजा थे गढ़वाल के और कुमाऊँ के चंद राजा थे, कार्तिकेयपुर डायनेस्टी थी, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं। अब करते हैं बात इतिहास में मार्क्स लाने की। मान लीजिए आपसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूछा गया और ये पूछा गया राष्ट्रीय संस्करण के लिए, तो आप उसमें कहीं ना कहीं अपने उत्तर को एंड करते वक्त या बीच में 2 लाइन उत्तराखंड में इसका क्या रेलेवेंस था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, वो भी आप डाल सकते हैं कि उत्तराखंड में इन पर्टिकुलर महिलाओं को जेल हुई, या यहाँ पे झंडा फहराया गया इस पर्टिकुलर जगह पे, या करप्शन के ऊपर अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि कनकटा बैल भ्रष्टाचार आंदोलन जो था जिसमें बैल के दोनों कान काट दिए गए थे। तो इस तरीके के छोटे छोटे अटैचमेंट्स अगर आप अपने आंसर के बीच में उत्तराखंड के दे देते हैं, भले ही पूछा गया हो या ना पूछा गया हो, उससे कंटिन्यूस एग्जामिनर को एक बार पता लगती है कि ये एक लोकल कैंडिडेट है और ये यहाँ की ज्योग्राफी से, यहाँ की हिस्ट्री से, यहाँ की टोपोग्राफी से, यहाँ की डेमोग्राफी से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है। तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स स्कोर करने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये थी इतिहास की बात। अगला विषय जो है जिसको हम पेपर 3 बोलते हैं वो एक ज्योग्राफी का विषय है। ज्योग्राफी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसमें आप सबसे पहले एनसीईआरटी को अपनी कवर करेंगे।
एनसीईआरटी में आप बेसिक फिनोमिना जैसे जो उत्तराखंड से रिलेटेड है, अर्थक्वेक हो गया, डिज़ास्टर हो गया और रिवर सिस्टम हो गया, इन सब चीज़ों को आप ज़्यादा महत्व देंगे। उसके अलावा यहाँ का इरिगेशन पैटर्न हो गया, यहाँ की एग्रीकल्चर पॉलिसी हो गई। अब देख लीजिए पहाड़ में एकदम सॉइल इरोजन का इतना ज़्यादा इफेक्ट है, लेकिन प्लेन्स में क्या है, फर्टिलाइज़र का इफेक्ट है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो यही चीज़ें आपको देखनी है कि उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल जनपद, जो ये हमारे प्लेन्स से लगते हुए जनपद हैं, इन जनपदों में अलग एग्रीकल्चर है और पहाड़ में अलग एग्रीकल्चर है। यहाँ पे फिर आपका मडवा, झिंगोरा, इन सब चीज़ों की बात आती है और ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण ज्योग्राफी में हो जाती हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स जो है वो इंटर रिलेटेड हैं, खासकर उत्तराखंड के संदर्भ में। मान लीजिए एक प्रकार का एग्रीकल्चर कहीं पे होता है और उससे ही रिलेटेड इंडस्ट्री वहाँ पे पाई जाएगी और उससे ही रिलेटेड इंडस्ट्री से पॉलिसीज़ वहाँ पे गवर्नमेंट बनाएगी। मान लीजिए रुद्रपुर में गन्ना बहुत होता है, तो गन्ना से रिलेटेड जो पार्ट है कि गन्ना के लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना पर्सिपिटेशन होना चाहिए, किस प्रकार की मृदा होनी चाहिए, सॉइल होनी चाहिए, वो सब तो ज्योग्राफी का पार्ट है। लेकिन किस प्रकार से क्या इंडस्ट्री वहाँ पे लगेंगी, उनको क्या टैक्स सब्सिडीज़ दी गई हैं, गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है, ये सब विषय बन जाता है आपका इकोनॉमिक्स का। तो कई बार उत्तराखंड पीसीएस में ये देखा गया है कि जो प्रश्न आपका ज्योग्राफी में नहीं पूछा गया है वो इकोनॉमिक्स में पूछ लिया जा रहा है और जो प्रश्न इकोनॉमिक्स का है वो ज्योग्राफी में पूछ लिया जा रहा है। तो दोनों की कंबाइंड तैयारी करें और दोनों को मिक्स करके पढ़ें तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा ज्योग्राफी की कुछ थ्योरीज़ होती हैं, कॉन्टिनेंटल थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और जो स्टैटिक चीज़ें होती हैं वो सब आप एनसीईआरटी से अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके अलावा उत्तराखंड का रिवर सिस्टम, उत्तराखंड में कौन से ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स यानी कि हिमानी कौन कौन से हैं और कौन कौन से दर्रे हैं, दर्रे प्रीलिम्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप करेंगे तो बाकी आपको ज्योग्राफी क्लियर होने चाहिए कि कौन सा एरिया, फिर कुछ टेक्निकल मार्ग हैं जैसे कैंडी मार्ग है और ये सब है, तो ज्योग्राफी में छोटे नंबरों में भी पूछा जाता है। अब आते हैं आगे इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में कुछ मेजर इश्यूज जो ऑल ओवर इंडिया को भी घेरे हुए हैं और उत्तराखंड के लिए भी समस्या है, उसमें से एक पलायन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, आपका पॉवर्टी हो गया, हंगर हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी इकोनॉमिक्स में आती हैं। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, IMF, वर्ल्ड बैंक, इस तरीके के टॉपिक्स आपके इकोनॉमिक्स में होते हैं। इनको आप किसी भी अच्छी कोचिंग के नोट्स से या जहाँ से आप इसको जल्दी से जल्दी कवर कर सकें वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही डायनेमिक प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार वो ज्योग्राफी से या हमारी जो स्कीम्स हैं जैसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्कीम है, 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन स्कीम है या होम स्टे योजना है, इन सब चीज़ों से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखेंगे कि इकोनॉमिक्स में आपको स्कीम्स, महिलाओं के लिए क्या स्कीम्स हैं, SC कैटेगरी के लिए क्या स्कीम्स हैं, ST कैटेगरी के लिए क्या स्कीम है, वुमेन के लिए क्या स्कीम्स हैं, एल्डरलीज के लिए क्या स्कीम है, इन सब की आप अलग अलग से तैयारी करेंगे। और स्पेशल पैकेज क्या है उत्तराखंड का, इस तरीके के प्रश्न आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलते हैं। अब आता है अगला पेपर आपका पॉलिटी का। पहले आता है, चलिए उसको देख लेते हैं। पॉलिटी का पेपर, पॉलिटी का जो आपका पेपर है ये सबसे डायनेमिक पेपर है पूरे उत्तराखंड के सिलेबस में। इसमें कई बार हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इसमें पॉलिसीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कई बार आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर, हम लोगों से एक प्रश्न पूछा गया था 2016 में कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है और आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पे हैं तो आप उसके क्रियान्वयन के लिए क्या करेंगे। तो ये बहुत ही डायनेमिक प्रश्न था और एक अच्छा प्रश्न था। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो डायरेक्टली मार्क करा गया है सिलेबस में। तो पेपर 2 जो है वो डायनेमिक पेपर है, इसके लिए न्यूज़पेपर का आप लोग सहारा लेंगे। इसके अलावा लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी की बुक आती है आप उससे पढ़ाई करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप लोग बेसिकली आर्टिकल्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स क्या हैं, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके अलावा इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, स्टेट में गवर्नर के क्या रोल है, गवर्नर और प्रेसिडेंट के क्या विवाद हैं, उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या फंक्शंस करता है, सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव्स के बीच में क्या क्या बातें होती हैं, ये सब चीज़ें आपके पेपर 2 में पॉलिटी में कवर होती हैं। तो ये सबसे डायनेमिक पेपर है, इसके लिए न्यूज़पेपर का सहारा लीजिए। और जो भी वर्तमान में आर्टिकल चल रहा है, मान लीजिए BCCI के ऊपर सरकार लगाम करना चाह रही है या गैम्बलिंग के ऊपर सरकार अभी लगाम करना चाह रही है या नई हेल्थ पॉलिसी हम लोग लेके आना चाह रहे हैं या नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आना चाह रहे हैं, ये सब बहुत डिटेल में पूछा जाता है। तो इसकी अच्छे से आप लोग तैयारी करेंगे। अब मैं आगे बढ़ते हुए अगले सब्जेक्ट पर आना चाहूँगा
जो इस एग्ज़ाम का हिंदी के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन जाता है, वो है साइंस का पेपर। साइंस का सिलेबस से मैं तो जनरली सेटिस्फाइड नहीं हूँ उत्तराखंड में जो सिलेबस दिया गया है, क्योंकि इन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक सारा सिलेबस जस्ट कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। तो इतना लेंदी सिलेबस है कि आपको कई यूज़फुल चीज़ें होती हैं, कई नॉन यूज़फुल चीज़ें आपको साइंस के पेपर में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अलावा आईटी, स्पेस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सब कुछ आपके उसमें कवर्ड है। तो इन सब का बेसिकली आप एप्लीकेशन पार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में आपको ग्लास पढ़ना है या प्लास्टिक पढ़ना है या आपको पॉलीमर्स पढ़ने हैं, तो इंस्टेड उनके स्ट्रक्चरिंग पढ़ने से या वो पढ़ने से पहले उनकी एप्लीकेशन पढ़ लीजिए कि ग्लास का क्या क्या प्रयोग है, कितने प्रकार के ग्लास होते हैं और ग्लास की क्यों ज़रूरत है, या वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर है। इस तरीके के जो प्रश्न हैं जो हम लोग 6th-7th में पढ़ा करते थे, उन सब की एप्लीकेशन पार्ट आप लोग पढ़ लेंगे। इसके अलावा पेपर उसके लिए साइंस के पेपर के लिए आप लोग 16 मार्कर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। यानी कि कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, आपका ह्यूमन आई और आपका क्या कहते हैं ह्यूमन हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो अगर ये आपने पढ़ा और इससे प्रश्न लगा तो सीधा सीधा आप 16 नंबर प्राप्त कर जाएंगे। कई लोग साइंस के पेपर में कट ऑफ पार नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही लेंथी पेपर आता है। इसके अलावा साइंस में अगर आप लोग एप्लीकेशन पार्ट पर फोकस करेंगे कि अगर नैनो टेक्नोलॉजी है तो उसका प्रयोग कहाँ है, या अगर रोबोटिक्स है तो उसका प्रयोग कहाँ पे है, स्पेस टेक्नोलॉजी है तो प्रयोग कहाँ है, या न्यूक्लियर साइंस है तो उसका प्रयोग कहाँ है। इन सब बातों को जब आप करेंगे और साइंस में विशेषकर आप डायग्राम्स पे भी ध्यान देंगे, तो अगर आप कुछ डायग्राम्स बना के आते हैं तो निश्चित ही आपको साइंस का होगा। तो साइंस को आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। बाकी सब सब्जेक्ट को आपको डेप्थ में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, लेकिन साइंस को स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है। इसके लिए ल्यूसेंट कई बार बड़ी हेल्पफुल होती है। ल्यूसेंट में आप लोग क्या करते हैं कि छोटा छोटा 4 लाइन में एक सब्जेक्ट का जिस्ट लिखा होता है या एक टॉपिक का जिस्ट लिखा होता है, उसको आप पढ़ेंगे और उससे एटलीस्ट आप अपने सिलेबस को कवर करने में सक्सेसफुल होंगे। साइंस में अगर किसी को और मेरी मदद की ज़रूरत होगी तो वो मुझे इंडिविजुअली मेरे जो भी संपर्क सूत्र हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। पेपर 7 जो डिसाइडिंग पेपर होता है इसका, जिसको हम एथिक्स और मैथ्स बोलते हैं। मैथ्स इसमें 120 नंबर का आता है 200 में से, और एथिक्स 80 नंबर का आता है। एथिक्स का जो पेपर है 180 नंबर का आता है और 120 का मैथ्स का आता है। अब मैथ्स जो है या तो आपको आती है या नहीं आती है। जिन लोगों को नहीं आती है वो अभी से प्रयास करें और उसकी प्रैक्टिस करें। और मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि जो 10th तक क्लास तक की मैथ्स आती है, बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पाइप एंड सिस्टर्स, है ना, इतने वर्क एंड टाइम, इतने दिन में इतना काम करता है, और जो आपका परसेंटेज वाला चैप्टर हो गया, फिर आपका पार्टनरशिप वाला चैप्टर हो गया। तो इसमें से कई प्रश्न 16-16 मार्क्स में लग जाते हैं, तो आपके लिए वो इजी हो जाता है जिन लोगों को गणित आती है। आर्ट साइड के विद्यार्थी जो बीकॉम कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं या जिनका मैथ्स से टच छूट चुका है, वो स्टार्टिंग से ही हिंदी हो गया और मैथ्स हो गया, इन सब चीज़ों पर स्टार्टिंग से ही ध्यान देंगे। अब आता हूँ मैं एथिक्स के पेपर में। एथिक्स का पेपर बहुत ही सिंपल होता है। बहुत ही सीधा सीधा तरीके से आपसे सवाल पूछा जाता है कि आप वैल्यूज़ से क्या समझते हैं, आप मोरल्स से क्या समझते हैं, आप एथिक्स से क्या समझते हैं, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। इंटरनेशनल रिलेशंस में जब हम दूसरे देशों के साथ डील करते हैं तो वहाँ पे एथिक्स की क्यों ज़रूरत है, या जब आप अपने कार्यालय जाते हैं तो ऐसी कौन सी क्वालिटी हैं जो आपको अपनी चेयर में बैठ के एग्जिबिट करनी है, तो वो आपको स्वयं चयन करना होता है उन क्वालिटीज़ का। कुछ क्वालिटीज़ किताबों में दी गई होती हैं और जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हैं, जैसे कि ट्रुथ, इंटीग्रिटी, इस तरीके की वैल्यूज़ आपको शो करनी होती हैं। और इसके अलावा आप इसमें एक लीडर और एक एडमिनिस्ट्रेटर में क्या फ़र्क होता है, एटीट्यूड कितने प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, नेगेटिव एटीट्यूड क्या है, सोशल हार्मनी क्या होती है, परसुएशन क्या होता है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल परसुएशन के एक बेस्ट एग्जाम्पल थे, मदर टेरेसा कंपैशन की सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल थी, गांधी जी ट्रुथ के सबसे बड़े एग्जाम्पल थे। तो इस तरीके से आपको लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा आज के युग में। फिर आज के युग में एथिक्स में जो भी मेडिकल से रिलेटेड एथिक्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एथिक्स हैं, डेथ पेनल्टी से रिलेटेड एथिक्स हैं, इन सब पे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक केस स्टडी आती है कि आप अगर मान लीजिए कहीं के डीएसपी हैं या आप कहीं के एसडीएम हैं और इस तरीके की घटना हो जाती है, कोई धरने पर बैठा हुआ है या धरना खुलवाना है, या आप देख रहे हैं कि वुमेन के ऊपर वायलेंस हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी आपको अपना आंसर लिखना होता है। तो
उसका एक सेट पैटर्न होता है कि सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आपको क्या गिवन कंडीशंस हैं, फिर आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ को वहाँ पे एप्लीकेशन करना है, और उसके बाद आप उस सिचुएशन से कैसे डील करेंगे, और उस पर आप उसके लॉन्ग टर्म के सुधार के लिए क्या चीज़ें करेंगे। तो ये रही बात एथिक्स की। ये मैंने 7 पेपर की अभी तक, आपको मैं एक बार ब्रीफ कर दूं फिर से मैंने जो बातें बोली हैं। पहला पेपर हिंदी का होता है जिसमें आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। हिंदी में लेंदी पेपर आता है तो राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही रखेंगे। हिस्ट्री में आप लोग छोटे छोटे प्रश्न करके सिलेबस को कवर करेंगे। पॉलिटी में आप लोग लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे, उसके अलावा आप न्यूज़पेपर से पढ़ेंगे। उसके अलावा आप ज्योग्राफी में उत्तराखंड की ज्योग्राफी, उत्तराखंड की नदियाँ, और उसको इकोनॉमिक्स के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में आप अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन और इन सब चीज़ों में पलायन आयोग की रिपोर्ट, ये सब चीज़ें देखेंगे। साइंस में सिलेबस बहुत लेंथी है तो आप उसे जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। मैथ्स के लिए आप, जिन लोगों को मैथ्स नहीं आती वो स्टार्टिंग से मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे। और एथिक्स में आप लोग जो है अपना न्यूज़पेपर या जो भी आपने बचपन में हम लोग मॉरल साइंस पढ़ते थे या लेक्सिकॉन की एक बुक आती है उससे आप लोग एथिक्स की पढ़ाई करेंगे। तो ये तो हो गई बात मेंस के 7 पेपरों की। लेकिन इसके अलावा एक पर्टिकुलर पेपर को मैं डिस्कस करना चाहूँगा। मान लीजिए 200 नंबर का एक प्रश्न पत्र आपको मिलता है। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है कि 16 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे, 5 नंबर के 10 प्रश्न आएंगे और 8 नंबर के 6 या 7 प्रश्न आते हैं। यानी कि अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 16 नंबर के 5 प्रश्न, फिर अगले प्रश्न 8 नंबर के, और उसके बाद 5 नंबर के प्रश्न, और उसके बाद 2 नंबर के प्रश्न। तो 4 प्रकार के प्रश्न हैं: 16 मार्कर, 8 मार्कर, 5 मार्कर एंड 2 मार्कर। सबसे पहले पेपर में जाते ही 16 मार्कर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर आपका 200 नंबर का पेपर है और आपके 16 नंबर के 5 प्रश्न आ रहे हैं तो 80 नंबर का जो आपका पेपर है वो वैसे ही आपका कवर हो जाएगा। उसमें आपको डायग्राम्स भी बनाने हैं, उसमें आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना है, उसमें आपको कंक्लूजन भी लिखना है, और उसमें आपको क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर भी लिखना है। हो सकता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट हो, लेकिन जो उन लोगों के लिए रेलिवेंट है आप उन्हीं चीज़ों को वहाँ पर लिखेंगे। तो ये तो रही एक प्रश्न की बात। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक होती है। मान लीजिए आपके पास 3 घंटे का समय है और आपको 200 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, तो आप क्या कीजिए, पहले सवा घंटा या 1.5 घंटा केवल 16 नंबर वाले प्रश्नों को बहुत बेहतरीन ढंग से लिखें अगर आपको आते हैं तो 16 नंबर के अगर आपने 5 क्वेश्चन सवा से 1.5 घंटे में अटेम्प्ट कर दिए, यानी आपका 80 नंबर का पेपर हो गया। इसके बाद का जो फेज़ आता है उसको मैं बोलता हूँ रशिंग फेज़। यानी कि इसके बाद आपको अगले 1.5 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में तेज़ भागना होता है। यानी कि अब जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं या वो क्वेश्चन है उनको आप फटाफट 1.5 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में 5 मार्कर्स को अटेम्प्ट करेंगे। और लास्ट का आधा घंटा होता है आपका 2 मार्कर्स का। लेकिन अगर आपको रैंक प्राप्त करनी है या आप अच्छे टॉप मेरिट में आना चाहते हैं तो 2 मार्कर्स रैंक ही ऐसी हैं जिसमें आपको वो 2 में से 1.5 नंबर या 2 में से 2 नंबर दे देता है, और वो छोटे से प्रश्न होते हैं जिसमें आपको 30 शब्दों तक लिखना होता है। तो आप लास्ट में उन 10 क्वेश्चनों को हल करेंगे और जल्दी जल्दी, लास्ट के 15 मिनट बचे हैं, जैसे आपने घड़ी देख ली, तो लास्ट के 15 मिनट में फटाफट 2 मार्कर्स को आंसर कर दीजिए। स्टार्टिंग में कभी भी 2 मार्कर को आंसर नहीं करना है। तो ये तो रही मेरी मेंस की स्ट्रैटेजी की बात। उसके बाद मैं अपनी इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी में आऊँगा। इंटरव्यू में मैं भी थोड़ा सा नर्वस था इस बार, क्योंकि लक्ष्य थोड़ा सा बड़े अपने लिए बना लिए थे। लेकिन इंटरव्यू के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत ही सरल लोग होते हैं, बहुत ही सुलझे हुए लोग होते हैं, बहुत ही अनुभवी लोग होते हैं, तो उनको बहुत बड़ी बड़ी बातों से मतलब नहीं होता। उनको अगर आप साधारण तरीके से साधारण बातें बता देंगे और सीधा सीधा अगर आप बता देंगे तो वो आपको मार्क्स, एक अबव एवरेज मार्क्स दे देते हैं। कई बार होता ये है कि हम लोग बहुत अच्छा करने के प्रयास में, मान लीजिए उत्तराखंड में इंटरव्यू में मैक्सिमम मार्क्स जो मिलते हैं 200 में से वो 150 हैं, तो कई बार जब हम घर से 150 मार्क्स प्राप्त करने का लक्ष्य लेके चलते हैं तो हम कई ऐसी बातें आउट ऑफ द बॉक्स बोल जाते हैं जो उनको बहुत ही आउट ऑफ द कंटेक्स्ट लगती हैं। तो इस चीज़ से बचें। पहले कोशिश ये करें कि इंटरव्यू को बहुत ही साधारण रखें, जैसा जैसा वो पूछें साधारण तरीके से जवाब दें, और उसमें आप अपना जितना भी है, जो नहीं आता है उसको मना कर दें, जो आता है उसकी सरलता से जवाब दें। कहीं पे भी घुमाने की या कॉम्प्लेक्स करने की चीज़ों को ज़रूरत नहीं है। मेरे को उत्तराखंड PCS 2012 में 115 नंबर मिले थे और इस बार मुझे 140 अंक इंटरव्यू में मिले हैं। तो डिफरेंस मेरा अप्रोच में यही रहा। लास्ट टाइम मेरे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा था, तो मैं बहुत ज़्यादा जाके डेप्थ में और कुछ ज़्यादा नॉलेजेबल बातें कर रहा था। इस बार मैंने अपने जो इंटरव्यू था उसमें मैंने अपना जो है बहुत ही साधारण तरीके से उनके सामने गया, और एक साधारण व्यक्ति, एक जनरल व्यक्ति जो होता है उसको जितनी नॉलेज होती है मैं उसके ही अनुसार आंसर किया। 2 इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझसे इंटरव्यू में पूछे गए। एक था कि आपको क्या संविधान में कुछ कमियां नज़र आती हैं।
अब संविधान जो भारत का है वो लॉ ऑफ द लैंड है, यानी वो सर्वोत्तम है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं, सर्वोच्च है। तो अगर संविधान में तो हमारी कोई कमी नहीं है, तो मैं ऐसा बिलीव भी करता हूँ और ऐसा मैंने पढ़ा भी है। तो मैंने उनको बताया कि नहीं सर, संविधान में कोई भी प्रकार की कमी नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि समय के अनुसार संविधान की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती गई, इसलिए हमें उसमें बार बार अमेंडमेंट्स या संशोधन करने पड़े। लेकिन ये कहना कि हमारा संविधान वीक है या कमज़ोर है, या हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे फादर ऑफ द नेशन थे, तो उन्होंने जो भी संविधान हमारा बनाया, ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि वो एक वीक संविधान था। तो इसके अलावा मुझसे दूसरा प्रश्न ये पूछा गया था कि आप अल्मोड़ा में कार्यकारी अधिकारी है, यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं जिला पंचायत के साथ, तो आप अल्मोड़ा में अगर मॉल बनता है तो उसकी रोकथाम के लिए क्या करेंगे? तो मैंने उन्हें फिर से एक साधारण तरीके से जवाब दिया कि सर, मैं इसको लोगों की लिबर्टी, इक्वालिटी से रिलेट करता हूँ। तो मैं अगर कहीं पे मॉल बन रहा है अल्मोड़ा में, तो उसको मैं रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उसको लोगों की लिबर्टी से इक्वेट करता हूँ। और जैसे हल्द्वानी के, काशीपुर के, देहरादून के, रुड़की के लोगों को अधिकार है कि वो मॉल पे जाके शॉपिंग करें, वैसे ही मेरे अल्मोड़ा के लोगों को भी अधिकार है कि वो मॉल में जाके शॉपिंग करें। तो जनरली इंटरव्यू में होता ही है कि वो आपको रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरी बातों से संतुष्ट थे, तभी उन्होंने मुझे अच्छे मार्क्स के साथ विदा कराया। इसके अलावा कई बार इंटरव्यू आपका बहुत छोटा हो सकता है और कई बार इंटरव्यू बहुत लेंथी हो सकता है। जैसे मेरा इंटरव्यू इस बार मात्र 8 मिनट या 8 मिनट से 12 मिनट के बीच में चला मेरा इंटरव्यू, और मेरे बाद जो अभ्यर्थी गए थे उनका इंटरव्यू 45 मिनट तक चला। और मज़े की बात यह है कि हम दोनों ही चयनित हैं और अच्छी पोस्ट पे चयनित हैं। तो इससे मैटर नहीं करता कि आपका इंटरव्यू कितनी देर चले और आपका इंटरव्यू अच्छा हो या बुरा हो। बेसिकली वो आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, वो आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। तो वो आपके अंदर कुछ पर्सनैलिटी, कुछ ट्रेट्स चेक करते हैं कि ये लीडरशिप ट्रेट्स है नहीं है, या ये झूठ तो नहीं बोलता है। मान लीजिए आपको कोई प्रश्न नहीं आता है, तो साधारण तरीके से कह दीजिए कि सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं नहीं बता पाऊँगा। मैंने 2 से 3 प्रश्न ऐसे थे जहाँ पे मैंने लगातार इस बात को दोहराया इंटरव्यू में कि सर, मुझे इस प्रश्न की जानकारी नहीं है, मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊँगा। तो वन ऑफ माई फ्रेंड ऑल्सो सेज कि इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट सेइंग नो इन मैनी वेज, यानी आप कितने प्रकार से ना कह सकते हैं इंटरव्यूअर को, यही आपकी जीत है। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए आप कितने प्रकार से इंटरव्यूअर को ना कह सकते हैं, यही होता है। तो ये तो रही बात प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज़ की। तो ये अब इसके अलावा कुछ जनरल प्रश्न जो अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर, टाइम मैनेजमेंट, जॉब के साथ नौकरी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो थोड़ा थोड़ा इसको भी एक बार डील कर लेते हैं। जो लोग जॉब के साथ कर रहे हैं, मुझे लगता है वो लोग बहुत एडवांटेज में हैं। उनका खासकर स्टेट पीसीएस के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा एडवांटेज में हैं, क्योंकि उनके ऊपर किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होता, उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता। उनको अपना पता होता है कि मुझे सुबह 2 घंटा पढ़ना है, शाम को 2 घंटा पढ़ना है, बाकी खाली समय उनका फालतू की चीज़ों में दिमाग नहीं जाता। प्लस ऑफिस से भी उनको कंटिन्यूस पुश मिलता रहता है कि कुछ अचीव करना है लाइफ में, या वो जब ऑफिस में जाते हैं और उनको लगता है कि वो कुछ बदलाव कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता रहता है। इसके अलावा बात करते हैं स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस के लिए तो मैं सभी लोगों को, जितने भी माध्यमों से मैं बोल चुका हूँ या मैं आने वाले माध्यमों से जिनसे भी मैं बोलने वाला हूँ, उन सब माध्यमों से मैं स्ट्रेस के बारे में एक ही बात बोलता हूँ कि कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं होता जिसको स्ट्रेस नहीं आता, कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं होता जिसको परेशानी नहीं होती, जिसकी परीक्षा के दौरान हेल्थ, बॉडी सपोर्ट नहीं करती, या किसी भी प्रकार से अलग अलग किस्म की परेशानियां पेपरों के दौरान आ जाती हैं। मेरे साथ पीसीएस 2016 में ये हुआ कि मैं सब चीज़ के मैंने नोट्स बना के रखे हुए थे, लेकिन मैं अंत में रिवाइज़ ही नहीं कर पाया अपने नोट्स को। तो मैं एग्ज़ाम में इस प्रेशर में था कि मैंने अपने नोट्स ही रिवाइज़ नहीं करे हैं, और फिर भी मुझे 3rd रैंक मिला है। तो यानी कि ये चीज़ के लिए अगर आप पहले से स्पेस लेके रखेंगे, यानी कि अगर आप पहले से ही डिसाइड कर लें कि एग्ज़ाम से पहले हो सकता है मेरे को रिवाइज़ करने का टाइम ना मिले, एग्ज़ाम में हो सकता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, या कई चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप उनके लिए पहले से स्पेस बना के चलेंगे या पहले से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करके चलेंगे, तो निश्चिंत ही बाद में आपको स्ट्रेस, या जिसको हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इस तरीके की चीज़ें बोलते हैं, यानी कि चिंता और अवसाद आपको नहीं आएगा। तो इसके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि हर एक व्यक्ति को अपना अपना पैटर्न होता है, अपने अपने पैटर्न को आइडेंटिफाई कीजिए स्ट्रेस के, उसको फिर अंडरस्टैंड कीजिए कि मैं कितने दिन में परेशान होता हूँ, 10 दिन में, 15 दिन में पढ़ते पढ़ते। फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट कीजिए और फिर उसको रिजॉल्व करने का प्रयास कीजिए। अपने दोस्तों से बात कीजिए, खुले वातावरण में पढ़िए, और माता पिता से कंटिन्यूस संपर्क में रहिए, और फैमिली का भी रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
इसके अलावा मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु फैमिली का सपोर्ट और फ्रेंड्स सर्कल और ऑनलाइन मटेरियल पे भी मैं बहुत जोर देना चाहूँगा कि आजकल सब कुछ कोचिंग क्लासेस सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विषय आप घर में 16 घंटे लगा के या 10 घंटे लगा के पढ़ रहे हैं, वही विषय अगर कोई अनुभवी आदमी आपको 2 घंटे या 2.5 घंटे में बहुत ही करेक्टनेस के साथ आपके कॉन्सेप्ट बनाते हुए आपको पढ़ा दे रहा है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सिलेबस की डिमांड भी यही है कि आप बहुत लेंदी तरीके से कवर करें चीज़ों को, तो आपको भी कोई ना कोई शॉर्टकट्स इसमें कई बार लेने पड़ते हैं। अब बात करते हैं मेरे पूर्व करियर की, या मैंने पूर्व में क्या किया हुआ है। तो मैंने लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर, पीएसयू, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, स्टेट गवर्नमेंट में अब काम करने जा रहा हूँ, तो लगभग सभी जगह मैंने काम किया हुआ है और अलग अलग जगहों से अलग अलग अनुभव लिए हैं। और पूर्व में एसएससी का एग्ज़ाम भी क्रैक करा है, और तो उसके लिए भी सेम ही तरीके की स्ट्रैटेजी होती हैं और सेम ही तरीके से आपको लगना पड़ता है, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना पड़ता है। तो अगर कभी मौका लगा तो मैं उसकी स्ट्रैटेजी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। और अगर आप लोगों को कोई भी हेल्प, सहायता, मेरे नोट्स, किसी सब्जेक्ट में कैसे प्रिपेयर करना है, कहीं पे आप अटक जाते हैं, और मैं अपने क्या बोलते हैं कार्यालय का एड्रेस भी आप लोगों को दूंगा। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत अल्मोड़ा में मिलना चाहते हैं तो आप आके भी मिल सकते हैं। कोई परेशानी है तो आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं, फेसबुक, गूगल, कैसे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो मैं आपको उस चीज़ में हेल्प करूँगा। होप करता हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी, और आपको जिसको ठीक लगे वो उसको फॉलो कर सकता है, जिसको ठीक नहीं लगे वो अपनी स्ट्रैटेजी इसमें हल्का सा इवॉल्व कर सकता है। लेकिन 4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम निकलता है: हिंदी, इंटरव्यू, ऐसे और आपका एथिक्स। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनके उसमें आपको बहुत ज़ोर देना होगा। इन 3-4 चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। और कई चीज़ें लोगों को पता नहीं होती, जैसे अपने कास्ट सर्टिफिकेट्स जो हैं उनको आप बिल्कुल रेडी रखिए, और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स अपने रेडी रखिए। अपने जॉब एम्प्लॉयर से एनओसी लीजिए। महिलाओं के लिए 30% आरक्षण है। इस बात पर मैं स्पेशल एम्फेसिस हर जगह देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 30% फीमेल्स के लिए हैं। तो जो सही महिलाएं हैं, जो एफर्ट्स लगाती हैं, जो कुछ करना चाहती हैं प्रदेश के लिए, वो इस सेवा में आ सकती हैं। और इस सेवा को, इस चयन को मैं केवल बिगनिंग मानता हूँ, ये कोई एंड नहीं है। और जो समाज की, हमारे उत्तराखंड समाज की खासकर समस्याएं हैं, जैसे शराब, पलायन और बेरोज़गारी, ये सब जो समस्याएं हैं, डिज़ास्टर, इन सब के लिए मैं बहुत ही मन लगा के आगे काम करना चाहूँगा और सदैव ही प्रयासरत रहूँगा कि मैं अपने प्रदेश के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ।